हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे जो चैप्टर चल रहा था हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केप गार्डनिंग। ये है चैप्टर 5। जैसा कि मैं आपको बोल चुकी हूँ कि मैं एग्रीकल्चर पेपर 2 के चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और नीचे से मैं शुरुआत कर रही हूँ। चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है, 6 भी कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर 5 का जो टॉपिक है इसका मेजर फ्रूट सेक्शन में हमने ऑलरेडी मैंगो पढ़ चुके हैं, बनाना पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ऑरेंज कल्टीवेशन के बारे में। ऑरेंज के बारे में डिटेल्स में हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं बहुत लेट हो चुका है, मैं मानती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे थे, तो धीरे धीरे सॉर्टिंग सब हो रहे हैं। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जल्द से जल्द 1 साल के अंदर एग्रीकल्चर पेपर 1 एंड 2 के हर एक कोर्स में कंप्लीट करूँ। तो आज देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। ऑरेंज कल्टीवेशन पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे ऑरेंज कल्टीवेशन के बारे में। ठीक है, देखिए, ऑरेंज एक ब्रॉड कैटेगरी है। इसमें आप डिफरेंट तरह की ऑरेंज की क्लासिफिकेशन है। हम सब में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कोर्स बन जाएगी। ठीक है, हम ओवरऑल पढ़ेंगे ऑरेंज की कैसे कल्टीवेशन होती है। तो ऑरेंज हम यहाँ पे मेनली कंप्राइज करेंगे मैंडरिन को लेकर, और एक है स्वीट ऑरेंज और एक है एसिड लाइम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल्स में दिखा दूंगी। तो आप यहाँ पे बस इतना याद रखिए, जो 3 तरह की हम पर्टिकुलरली ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं, एक है मैंडरिन ऑरेंज, एक हो गया स्वीट ऑरेंज, एक हो गया एसिड लाइम, जिसका साइंटिफिक नेम भी यहाँ पे दिया गया है। मैंडरिन का है साइट्रस रेटिकुलाटा, स्वीट ऑरेंज का है साइट्रस साइनेंसिस एंड एसिड लाइम का है साइट्रस औरंटिफोलिया। ठीक है, ये जो तीनों टाइप है, ये पर्टिकुलरली हमारा जो जितना सारे फ्रूट प्रोड्यूस्ड होते हैं, इसमें 41% जो है मैंडरिन लेता है, 23% स्वीट ऑरेंज कल्टीवेशन होती है एंड 23% हमारा कल्टीवेशन होती है एसिड लाइम की। ठीक है, और जितने सारे ऑरेंजेस है उसमें हमारे इंडिया में काफ़ी ग्रो होता है मैंडरिन ऑरेंज। मैं आपको, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंडरिन ऑरेंज किस तरह किसको बोलते हैं, स्वीट ऑरेंज किसको बोलते हैं और एसिड लाइम किसको बोलते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगी। ठीक है, ये कॉमनली हमारा सिट्रस फ्रूट जो होता है ग्रो होता है, मैंडरिन ऑरेंज काफ़ी ज़्यादा ग्रो होता है और मोस्ट पॉपुलर सिट्रस और मतलब ऑरेंज वेराइटी है। ठीक है, इसका जो फैमिली है वो है रुटासी ऑरेंज की। ठीक है, मैंडरिन ऑरेंज जो है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, चले जानते हैं। देखिए, यहाँ पे डिटेल्स में मैं आपको दे रही हूँ कि इस तरह की स्वीट ऑरेंज और मैंडरिन में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे एक ये जो पिक्चर है यहाँ पे देख सकते हैं, जो 3 तरह की है। देखिए, आप मार्केट में पर्टिकुलरली विंटर सीजन में जो ऑरेंज आता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैंडरिन, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसकी जो सॉरी, मैंडरिन 3 तरह की इस होते हैं। एक को बोलते हैं टैंजरीन, एक को बोलते हैं क्लेमेंटाइन और दूसरे को बोलते हैं सात्सुमा। ठीक है, 3 तरह के होते हैं। और ये जो मैंडरिन है इस तरह की, जिसका जो स्किन है पर्टिकुलरली इस तरह की, देखिए, जिसका स्किन थोड़ा मतलब लूज स्किन है, आप इसको इजीली छील सकते हो, छील के इस तरह के थोड़े थोड़े उसके जो क्या बोलते हैं, ये जो क्लोव टाइप के, इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही स्वीटर होते हैं। ये थोड़ा स्वीट ऑरेंज से स्मॉलर होते हैं, इतना बड़ा नहीं होता, स्मॉलर होते हैं, फ्लैटर भी थोड़ा होते हैं, और इसकी स्किन काफ़ी थीन होती है, लूज स्किन होती है, इजीली आप इसको पील कर सकते हो। एंड ये स्वीट ऑरेंज से काफ़ी ज़्यादा स्वीट होती है। ये सीजनल भी होती है, आप विंटर सीजन में काफ़ी हद तक इसको पा सकते हो, इसकी रेट भी थोड़ा कम हो जाती है। और इसके टार्ट फ्लेवर जो थोड़ा खट्टापन होता है ना, वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना स्वीट ऑरेंज में होता है। इसका नाम स्वीट ऑरेंज है, लेकिन ये इतना स्वीट नहीं होता जितना मैंडरिन होता है। इसको टैंजराइन भी बोलते हैं। टैंजराइन मैंडरिन की एक कैटेगरी होती है, लेकिन ये मैंडरिन से, ओरिजिनल मैंडरिन से भी थोड़ी कम स्वीट होती है टैंजरीन जो होती है। ठीक है, और स्वीट ऑरेंज की अगर हम बात करें, ये भी मैंडरिन थोड़ा स्वीटर होती है, लेस एसिडिक भी होती है। ठीक है, ये स्मॉलर होती है, इसमें मोर आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन ई, B3, B6 ये सब इस पे भरपूर होती है।
एंड थिनर स्किन होती है जो कि पील करने में इजी होती है। ये जितने सारे डिफरेंस हो गए। स्वीट ऑरेंज में क्या होते हैं, अभी मार्केट में रेगुलर बेसिस पे जो आता है इसको स्वीट ऑरेंज हम बोलेंगे, क्योंकि आप अगर इसको पील करना थोड़ा आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी जो स्किन होती है थोड़ा ठीक होता है, और इसको आप इजीली अगर छुरी पे नाइफ में आप काटते हो इस तरह की कुछ वो दिखता है। ठीक है, पील होता है लेकिन इससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर और जूस कंटेंट इससे थोड़ा इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है स्वीट ऑरेंज में, और इस ये मोर एसिडिक होती है देन मैंडरीन्स। ठीक है, थोड़ा बड़ा भी साइज होता है इसका। इसमें थोड़ा प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी, B1, B2, B5, B9 ये सब भी भरपूर होता है, और ये इसका स्किन थोड़ा कंपैरेटिवली थिकर होती है। ठीक है, समझ में आ गया। और लाइम, एसिड लाइम के बारे में तो आपको पता है, इसको बोलते हैं एसिड लाइम, जिसको लेमन भी बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंडरीन और इस सब का कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस लगभग सेम ही है, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। फिर हम आएंगे एरिया एंड प्रोडक्शन में। एरिया की अगर हम बात करें, कल्टीवेशन एरिया इंडिया में सिट्रस ग्रोन होता है 1.028 मिलियन हेक्टर एरिया में, जो अर्न प्रोडक्शन होता है 134 लाख मिलियन टन्स एनुअली। और ग्रोइंग स्टेट की अगर हम बात करें किस किस एरिया में ज़्यादा ये ग्रो होता है, तो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में अगर हम माने तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड आसाम में ये ज़्यादातर ग्रो होता है। अगर अदर स्टेट की बात करें तो तमिलनाडु, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब एरिया में भी थोड़े थोड़े करके ये प्रोडक्शन होते हैं। के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे न्यूट्रिशनल वैल्यू पहले पे आता है, क्योंकि न्यूट्रिशनल वैल्यू है इसी वजह से तो ऑरेंज की बहुत डिमांड है। ठीक है, ऑरेंज इज रिच इन विटामिन सी, आपको पता है विटामिन ए, बी एंड फास्फोरस ये सारे भी थोड़े थोड़े रहते हैं। ऐसा नहीं, जितने सारे फ्रूट्स है या फिर वेजिटेबल्स है, इस उसमें सिर्फ एक तरह की विटामिन या फिर मिनरल होती है। हो सकता है एक विटामिन या फिर मिनरल बहुत डोमिनेंट रोल होती है, बहुत ज़्यादा तरीके से होती है, लेकिन बाकी के विटामिन मिनरल्स भी थोड़े थोड़े अमाउंट पे इस पे होते हैं। ठीक है, तो कंजप्शन फॉर्म अगर हम बात करें, इसको हम फ्रेश भी खा सकते हैं, जूस के फॉर्म में भी खा सकते हैं, जाम बना सकते हैं, स्क्वाश बना सकते हैं, सिरप बना सकते हैं। तो इसका बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी ऑरेंज क्या मार्केट में अवेलेबल होता है। इंडस्ट्रियल यूज की अगर हम बात करें तो इसके जो मेन सोर्स ऑफ पील ऑयल सिट्रिक एसिड जो होता है, एंड कॉस्मेटिक में भी इसके जो ऑयल है, इसके जो फ्रेगरेंस है, ये सब यूज किया जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू में भी ये इंडस्ट्रियल यूज पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक्स में ज़्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री रैंकिंग अगर हम बात करें, सिट्रस इंडस्ट्री इन इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रूट इंडस्ट्री, क्योंकि ऑरेंज की मार्केट तो चारों तरफ बनी हुई है। फ्रूट में भी ये काफ़ी हद तक फेमस है। एंड मैंगो एंड बनाना के बाद ये दोनों जो फ्रूट है ये मार्केट में टॉप नंबर पे बने हुए हैं, और थर्ड नंबर पे सिट्रस के फ्रूट की मार्केट बनी हुई है। तो इंडिया रैंक्स 9th अमंग द टॉप ऑरेंज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग 3% ऑफ द वर्ल्ड टोटल ऑरेंज प्रोडक्शन। वर्ल्ड में जितने ऑरेंज प्रोडक्शन होते हैं उसमें 3% ऑरेंज इंडिया की प्रोडक्शन होती है। इसी वजह से इंडिया 9th मतलब जितने सारे कंट्री होते हैं उस कंट्री के लिस्ट में 9th पोजीशन पे आता है। ओनली 1.72% ऑफ द कंट्रीज प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होती है, क्योंकि बाकी जितने सारे अमाउंट होते हैं वो हमारे खुद के कंजप्शन में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हम आते हैं वेराइटीज, कौन कौन सी वेराइटी कल्टीवेट होती है इंडिया में। देखिए, सिट्रस तो मेरी एक फेवरेट फ्रूट है। किन किन लोगों को सिट्रस बहुत पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। ठीक है, फिर कौन कौन सी वेराइटीज कल्टीवेटेड होती है। रीजनल वेराइटीज की अगर बात करते हैं तो नागपुर संतरा, कुर्ग संतरा, खासी संतरा, मुर्द खेत, श्रीनगर, भुतवाल, ये सब है रीजनल वेराइटीज। स्पेशलाइज्ड वेराइटीज है डैंसी, कारा जिसको आभोर बोलते हैं, एस्टेड इनकम, दार्जिलिंग मैंड्रेन, ये सब है स्पेशलाइज्ड वेराइटीज। इम्प्रूव्ड वेराइटीज जो हाइब्रिड के बोलते हैं, सुमित्रा मैंड्रीन, सीडलेस 182, किनो मैंड्रीन। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैंड्रीन ऑरेंज वेराइटीज कल्टिवेटेड इन इंडिया include numerous regional and specialized cultivars adapted to different growing conditions across the country। तो पिछली स्लाइड में जो हमने पढ़ा वो था मैंडरिन की वेराइटीज। अब स्वीट ऑरेंज की कुछ वेराइटीज यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे कि मोजाम्बी जो कि महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है।
ये मीडियम साइज ट्री है, जूस भी थोड़ा लेस एसिडिक है विथ 10% TSS और इसके एवरेज यील्ड होता है 40 kg पर प्लांट। थोड़ा थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। फिर सातपुड़ी, जिसको भताई भी बोलते हैं, ये आंध्र प्रदेश की सबसे फेमस स्वीट ऑरेंज वेराइटीज है और ये इसके बारे में बस इतना ही। फिर जाफा, जो कि पंजाब में काफ़ी फेमस है, ये सिमिलर शेप टू पाइनएप्पल ट्री, मतलब पाइनएप्पल ट्री जितना छोटा है उतना छोटे ट्री में बनता है सिट्रस। ठीक है, मतलब ऑरेंज फैलता है। 9 to 12 सीड होती है एक फ्रूट में और इसकी एवरेज यील्ड होती है 54 kg पर प्लांट। ठीक है। अदर इम्पोर्टेंट स्वीट वेराइटीज, जो स्वीट ऑरेंज वेराइटीज है, जिसका नाम है माल्टा, वैलेंसिया लेट, ब्लड रेड, पाइनएप्पल। ये सारे पाइनएप्पल, देखिए ये पाइनएप्पल अगर लिखा हुआ है तो पाइनएप्पल वेराइटी में मत जाइएगा, ये स्वीट ऑरेंज की वेराइटी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट रेंट ऑरेंज की किस तरह की है। जो प्रीमियम क्वालिटी है वो है नागपुर मैंडरिन, वो एक बेस्ट मैंडरिन वेराइटी है इन द वर्ल्ड में। हमारे इंडिया के नागपुर मैंडरिन बहुत ही फेमस है और बहुत स्वीट भी है इस मैंडरिन। ऑरेंजेस इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं टू बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, श्रीलंका एंड यूके। ठीक है। और जीआई स्टेटस की अगर हम बात करें तो नागपुर ऑरेंजेस को जीआई, जो जोग्राफिकल इंडिकेशन कहा गया है, इसका स्टेटस मिला है एनहांसिंग देयर मार्केट वैल्यू। और जीआई स्टेटस मिलने के बाद उसका मार्केट वैल्यू थोड़ा बढ़ गया है। और जीआई स्टेटस क्या है इसके बारे में आपको पता है, और आपके रीजन में कौन सी ऐसी चीज है, क्रॉप है या फिर कोई भी चीज जो कि जीआई टैग मतलब कैरी करता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि आगे जाकर मैं एक जीआई टैग के बारे में, जीआई जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में एक बहुत ही डिटेल्स में लेक्चर बनाऊंगी। तो मुझे ज़रूर बताना कौन कौन सी एरिया से आप बिलोंग करते हो और आपकी एरिया में जीआई टैग के प्रोडक्ट है क्या। अब हम आएंगे ऑरेंज की कल्टीवेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कि ऑरेंज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली और कौन कौन सी किस तरह की ऑरेंज होती है उसकी कैटेगरी बात कर ली, क्या क्या एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है, सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम देखेंगे इसका कल्टीवेशन कैसे होता है। अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो 1500 मीटर एबव सी लेवल में ये होता है, मतलब इसका कल्टीवेशन होता है। टेम्परेचर रेंज अगर हम बात करें तो 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस इसकी रेंज होती है, मतलब सीड सोइंग को लेकर सीड हार्वेस्टिंग तक इसकी रेंज इतना होती है, मतलब फ्रूट हार्वेस्टिंग तब तक उसका रेंज इस तरह से होती है। रेनफॉल की अगर हम बात करें 100 से 120 सेंटीमीटर एनुअली इसको रेन चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा इसको इरिगेशन नहीं चाहिए। सॉयल तो मीडियम से लाइट लोमी सॉयल और इसकी पीएच होना चाहिए 6 से 8 सॉयल की। तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए और सॉइल की पीएच वैल्यू अच्छी खासी होनी चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टाइल सॉइल अगर हो तो बहुत अच्छा। इस तरह की एरिया में ऑरेंज कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है। ऑरेंज ग्रो सक्सेसफुली इन ऑल फर्स्ट फ्री ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जिस जगह पे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन मतलब ट्रॉपिकल हो गया थोड़ा वार्म रीजन, सब ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ टेम्परेचर रहती है, जहाँ पे फ्रॉस्ट फ्री होती है, वहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं होता है। जो क्या बोलते हैं इसको, करपात वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है उस रीजन पे, ये थोड़ा अच्छा खासा होता है। दे रिक्वायर वेल ड्रेन्ड सॉइल्स विथ स्लाइटली हेवी सॉफ्ट सॉइल फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड प्रोडक्शन। इसकी बेल्ट क्या क्या होती है ऑरेंज की। सेंट्रल इंडिया में हम इंडिया को इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। सेंट्रल इंडिया में पर्टिकुलरली नागपुर संतरा, मैंडेरिन चीपली ग्रोन इन सतपुरा हिल्स, विदर्भ रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। जो सतपुर सेंट्रल इंडिया में जो सतपुरा हिल्स है, सतपुर, जो जिन्होंने ज्योग्राफी अभी तक स्टार्ट कर लिया होगा उनको पता होगा सतपुर कौन सी रीजन से बिलोंग करता है, मतलब कौन सी रीजन में ये लोकेटेड है। तो विदर्भा रीजन सेंट्रल इंडिया पे ये नागपुर मैंडरी काफी अच्छा खासा होता है। ईस्टर्न इंडिया में हिली स्लोप ऑफ दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल में जो है दार्जिलिंग एरिया, वहाँ पे ये अच्छा खासा होता है। साउदर्न इंडिया में आ गया कुर्ग, कर्नाटका, वेनाड, नीलगिरी, पालने एंड सेवरॉय हिल्स, ये सारे एरिया पे साउदर्न इंडिया में हो गया। फिर नॉर्थ ईस्टर्न, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, ये हो गया ईस्टर्न में दार्जिलिंग आ गया। नॉर्थ ईस्टर्न में बॉर्डर में क्या आ गया, हिल्स ऑफ मेघालय में होता है खासी, दूसा, गारो, जैनीताल।
ये सारे एरिया पे, मिजोरम पे भी, त्रिपुरा, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में भी काफी हद तक ऑरेंज प्रोडक्शन होता है। आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली एंड डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट आर फेमस फॉर मैंडरिन प्रोडक्शन। ये सबका आपको याद रखनी है। न्यूट्रिशन एंड इरिगेशन के बारे में। न्यूट्रिशन मतलब आपको फर्टिलाइजेशन किस तरह से करनी है, ठीक है। ये जो प्लांट है, ये तो ऐसा नहीं कि बनाना जैसा प्लांट हो गया, आप एक साल में डाल देते हो, मतलब लगा देते हो तो एक साल में ही वो ग्रो हो जाएगी और फ्रूट देना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं है। इसको आपको ईयर बाय ईयर ऑब्जर्वेशन करनी होगी, ठीक से ट्रीटमेंट करनी होगी हर एक चीज़, और इसको प्रॉपर केयर के साथ देखना होगा, तो ही जाकर ये 2 3 4 साल में अच्छा खासा फ्रूट्स प्रोडक्शन देती है। तो पहले एज में जब प्लांट को पहला ईयर चल रहा होगा, तभी आपको इतना अमाउंट पे एनपीके चाहिए होगा, 150 ग्राम और 50 ग्राम, 25 ग्राम। सेकेंड ईयर में आपको थोड़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होगा, क्योंकि प्लांट थोड़ा बढ़ रहा है, उसको इसी वजह से ज़्यादा थोड़ा खाना चाहिए। तो 300, 100 एंड 50 ग्राम। और 3 ईयर जब हो जाएगा, उससे थोड़ा आपका खाना बढ़ जाएगा, तो 450 नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस एंड 75 पोटास। उसके बाद 4 ईयर जब हो जाएगा और उसके एबव हो जाएगा, तो आपको थोड़ा न्यूट्रिशन अमाउंट बढ़ाना होगा इसी हिसाब से, ठीक है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ये हो गया मेजर, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि एनपीके है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या है? जिंक, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, ये सबको भी आपको अम्पुल अमाउंट में देनी होगी। अम्पुल अमाउंट मतलब
जितना रिक्वायर करती है, आपको देखकर अगर कोई सिम्टम दिख रही है, आपको जिंक डेफिशिएंसी दिख रही है, तो आपको उसी हिसाब से जिंक को अप्लाई करना होगा। कॉपर या फिर मैंगनीज डेफिशिएंसी दिख रहा है प्लांट पे, तो उसी हिसाब से आपको देना होगा। लेकिन सब अमाउंट आपको एम्पुल मतलब नहीं कि ज़्यादा अमाउंट में, ये माइक्रो है। माइक्रो मतलब थोड़े से अमाउंट में ये ज़्यादा काम करता है। ज़्यादा अगर दे देंगे ना, ये टॉक्सिसिटी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इम्प्रॉपर सप्लाई करोगे न्यूट्रिएंट्स, जितना चाहिए डोजेस में उससे ज़्यादा या फिर कम हो गया, तो ये सीरियस डिजॉर्डर्स भी बन सकता है, जिसके वजह से आपका होल अर्चार्ड का प्रोडक्शन डिक्लाइन हो सकता है, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स शुड बी सप्लाइड थ्रू फोलियर स्प्रेइंग। आपको फोलियर स्प्रे करनी है, ना कि एनपीके की तरह आपको प्लांट के बेस में रूट में डालना है, ठीक है। इरिगेशन की अगर हम बात करें, तो इरिगेशन इज प्रोवाइडेड एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 50 डेज। विंटर के मौसम में थोड़ा ज़्यादा मतलब पानी सूखता है। आपका विंटर के सीजन में ज़्यादा प्यास लगती है कि नहीं, तो 10 to 15 डेज इंटरवल में आपको देना है। समर सीजन में आपको 5 to 7 डेज इंटरवल में देनी है। मतलब विंटर में थोड़ा ह्यूमिडिटी भी रहता है, तो आपको देर से 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप पानी दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको 1 हफ्ता के अंदर आपको देना होगा पानी इरिगेशन में, ठीक है। फिर इरिगेशन और न्यूट्रिशन के बाद हम थोड़ा देखेंगे ट्रेनिंग प्रूनिंग हम कैसे करें, हम ऑर्चर्ड की ख्याल कैसे रखें, इस बारे में बात करेंगे। तो पहला है फ्रेमवर्क डेवलपमेंट। आपने देखा होगा ना, जो मैंगो की ऑर्चर्ड होती है वहाँ पे कितने सुंदर के साइज फॉर्म में डिफरेंट साइज दिया जाता है प्लांट को, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। प्रोडक्शन भी उस तरह से, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं, प्रोडक्शन के लिए भी, वेंटिलेशन के लिए भी, एयर सर्कुलेशन हो, उसके बाद फर्टिलाइजेशन अच्छे से मिले, न्यूट्रिशन अच्छे से मिले, सनलाइट अच्छे से मिले, इसी वजह से भी फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता है। तो उसी तरह ऑरेंज का भी किया जाता है। तो ट्रीज को, इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब जो उसकी जो जितने सारे ब्रांचेस है पेड़ की, वो डिफरेंट फॉर्म में आ जाती है, मतलब इधर उधर से हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, एक सिंगल स्टेम को रखते हैं विथ 4 to 6 वेल स्पेस्ड ब्रांचेस। एक सिंगल स्टेम हो गया जिसमें 4 से 6 अच्छे खासे वेल स्पेस्ड ब्रांचेस को ये मेंटेन करते हैं, बाकी सबको ये निकाल देते हैं। और 50 सेंटीमीटर से नीचे वाला जितने सारे ब्रांचेस है, इसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सॉइल सरफेस, ठीक है। उसके बाद प्रूनिंग होती है। प्रूनिंग मतलब अनवांटेड जो ब्रांचेस है, अनवांटेड पत्ते हैं, इसको निकाला जाता है। इसको इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लांटिंग में किया जाता है। बाकी थोड़ा जो उसकी फ्रेमवर्क अपने आप ही क्रिएट हो जाती है, उसके बाद इसको करने की जरूरत नहीं होती है। फिर प्रूनिंग की ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि एक फ्रेमवर्क मेंटेन रहे, मतलब पेड़ बहुत सुंदर दिखे, फिर पेड़ की एक यूनिक डिजाइन में हर एक पेड़ हो और जड़ में, और हायर यील्ड वो दे विथ बेटर क्वालिटी फ्रूट्स, ठीक है। प्रूनिंग की बजाय, मतलब प्रूनिंग क्यों किया जाता है, प्रूनिंग का मतलब तो ये होता है कि डेड डिजिट डिजीज, जितने सारे कीड़े मकोड़े रह गए हैं ब्रांचेस में, जो उसको खाकर खराब कर लेते हैं, या फिर डिजीज हो गया है, या फिर वीक ब्रांचेस है, क्रिस क्रॉस्ड ब्रांचेस है, ये सब ब्रांचेस को रिमूव किया जाता है ताकि, और रिमूवल ऑफ वाटर स्प्राउट्स एंड सकर्स ऑफ रूट स्टॉक्स इज ऑल्सो हाईली एसेंशियल। इसके नीचे वाला एरिया में अगर और कोई पेड़ पौधे उग रहे हैं सिट्रस की, उसकी सीड गिर के अगर हो गए हैं, तो सकर्स कुछ रूट स्टॉक्स बन गए हैं, तो उसको भी रिमूव किया जाता है। रूट pruning is also practiced in some parts of central and southern India to regulate flower season। फ्लावरिंग सीजन को भी रेगुलेट करने के लिए इसको भी यूज किया जाता है, ठीक है। के बाद आएगा ऑर्चर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस। इसको कैसे करें, ऑर्चर्ड मैनेजमेंट में आपको वीड कंट्रोल करना पड़ेगा। वीड कंट्रोल करने के लिए आपको प्री इमरजेंसी, देखिए पहले तो आपको ऑर्गेनिक तरीके से वीड कंट्रोल करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि अच्छी खासी फ्रूट यील्ड हो, हर एक साल अच्छी खासी यील्ड हो, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, तो ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ करनी होगी। और काफ़ी लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से तो बिल्कुल नहीं करते, वो एकदम केमिकल कंट्रोल कर लेते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, प्री इमरजेंस हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है, जिसका डायरन, ये एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, जिसको 3 kg पर हेक्टर के हिसाब से, या फिर सिमाजिन 4 kg पर हेक्टर के हिसाब से इसको स्प्रे किया जाता है ट्वाइस एट एन इंटरवल ऑफ 128 डेज, ठीक है। फिर मल्चिंग किया जाता है। मल्चिंग एप्लीकेशन ऑफ ड्राई लीफ मल्च और पैडी हस्क। ड्राई लीफ जो भी होता है उसको रूट के आसपास मल्चिंग किया जाता है, उसके चारों तरफ इस तरह की स्प्रेड किया जाता है, या फिर
पैडी पैडी हार्वेस्ट होने के बाद जो हस्क होता है, आपको पता होगा जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, तो ये इसको एक थिकनेस बनाते हैं अराउंड 8 सेंटीमीटर, और पेड़ के बेसिन के चारों तरफ इसको इस तरह से स्प्रेड किया जाता है। इसमें क्या होता है, वीड ग्रोथ रेगुलेट हो जाती है एंड इरिगेशन की नंबर डिक्रीज हो जाती है। हमें ज़्यादा इसमें इरिगेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है और टेम्परेचर भी बैलेंस करके रखता है, ताकि वीड ग्रोथ ना हो। और ये फ्रूट क्वालिटी को भी काफ़ी हद तक बढ़ा देता है मल्चिंग के। ये इतने सारे एडवांटेज होती है। इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें, तो ऑरेंज के अंदर दो ऑरेंज जो ऑर्चर्ड होती है उसमें गैप होती है ना। आप तो स्पेस मेंटेन कर रहे हो 4.5 से लेकर 6 मीटर तक, तो उस एरिया पे आप क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो एरिया को मतलब एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे आप पी काउ पी ग्राम ये सारी चीज़ों को भी मैंडरिन ऑर्चर्ड्स में आप लगा सकते हो। प्रॉपर ऑर्चर्ड मैनेजमेंट प्रैक्टिस हेल्प इन मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, कंट्रोलिंग वीड्स, प्रोवाइडिंग एडिशनल इनकम थ्रू इंटरक्रॉप। इंटरक्रॉप करोगे तो एडिशनल इनकम भी मिल जाएगी, वीड को वीड तो भी कंट्रोल हो गया और सॉइल मॉइस्चर भी कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आती है जिसका नाम है क्रॉप रेगुलेशन एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स तो ये सभी कॉमन है, लेकिन ये जो क्रॉप रेगुलेशन है, इस ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनिएगा। फ्रूट ड्रॉप, अगर पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। जो फ्रूट ड्रॉप होती है मैंडरिन ऑरेंज, इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं अर्ली स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट बाय अप्लाइंग टू स्प्रेज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या क्या यूज होते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स होते हैं, और हार्मोन ही तो है जो कि फ्रूट डेवलप करने में, फ्रूट को फ्लावरिंग से फ्रूट अच्छी खासी डेवलप हो, ग्रो हो, अच्छी उसमें प्रोडक्शन, मतलब उसकी क्वालिटी बरकरार रहे, कैरेक्टरिस्टिक्स बरकरार रहे, ये सब के लिए तो हमें ग्रोथ हार्मोन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो 2,4-D 15 ppm की, या फिर GA3 जिबलिक एसिड 15 ppm एलॉन्ग विथ बेनोमिल, जिसको 1000 ppm में आप यूज कर सकते हो। एंड यूरिया को भी 1% यूरिया आफ्टर फ्रूट सेट एट मंथली इंटरवल इन मई एंड जून। फ्रूट सेट होने के बाद मंथली इंटरवल में आपको ये सारी चीजें स्प्रे करनी है, तो ही ग्रोथ रेगुलेटर हो पाएगा। फ्रूट जो ड्रॉप होते हैं वो ड्रॉप नहीं होगी, फ्रूट अच्छे खासे पेड़ में रहकर और डेवलप होगी और अच्छी हार्वेस्ट भी देगी। अब हम बात करेंगे क्रॉप रेगुलेशन के बारे में। क्या होता है ना, ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, पर्टिकुलरली ऑरेंज फ्रूट, फिर पोमेग्रानेट, ये सारे जो फ्रूट्स होते हैं इस तरह के, इसमें फ्लावरिंग सीजन साल के डिफरेंट टाइम पे फ्लावरिंग आती है। जब फेब्रुअरी फ्लावरिंग आती है, इसको बोलते हैं अम्बे बहार। जब जून फ्लावरिंग आती है, इसको बोलते हैं मृग बहार। और एक अक्टूबर में फ्लावरिंग आती है, जिसको बोलते हैं हस्त बहार। याद रहा, ये तीनों को आपको याद रखनी है। एक आता है अम्बे बहार, एक आता है मृग बहार, एयर और एक आता है हस्त बहार। हस्त बहार लास्ट में आती है अक्टूबर में फ्लावरिंग में। तो ये सारी जो चीज है, हम अगर हर एक फ्लावरिंग में, फ्लावरिंग आता है मतलब आपका फ्रूट भी डेवलप होगा। ठीक है, और अगर हर एक फ्लावरिंग में फ्रूट डेवलप होती है, तो हर एक फ्रूट अच्छी खासे डेवलप नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे में भी हो सकते हैं ड्रॉप हो जाएंगे, या फिर बहुत सारे की मतलब उतने कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी वो कैरी करते हैं, जो उनका इफेक्टिव मतलब सबसे अच्छा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटी है, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। उनका जो टेस्ट है वो भी वो कैरी नहीं कर पाएंगे, अगर हर एक सीजन में फ्रूट्स होते हैं, तो फ्रूट की यील्ड भी कम हो जाएगी। तो क्या करते हैं ग्रोयर्स, ये जो डिफरेंट फ्लावरिंग सीजन है, उस फ्लावरिंग सीजन से दो फ्लावरिंग सीजन को वो कुछ भी करके इसको अ, हटा देते हैं। हटा देते हैं मतलब में भी हो सकता है उसकी जो इरिगेशन रोक देते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा करके, मैं बताऊंगी आगे जाकर कैसे होता है, करके इस फ्लावरिंग को उसमें फ्रूट डेवलप नहीं होने देते, ताकि एक सीजन में जो भी फ्रूट डेवलप, अब मान के चलिए अगर वो हस्त बहार में फ्रूट को डेवलप करना चाहते हैं, तो इस फ्लावरिंग के बाद जो भी फ्रूट डेवलप होगा वो बहुत ही अच्छी खासी डेवलप होगी, और बहुत अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में फ्रूट होगा, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ होगा, और प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से ये बाहर ट्रीटमेंट होते हैं, इनको बोलते हैं बाहर ट्रीटमेंट। ठीक है, in order to get fruitful yield in the year in any of the three flowering season,
इस तीनों सीजन में किसी एक को चुनेंगे ग्रोयर्स, हर एक सीजन में नहीं होगा, एक सीजन में उनके फेवरेबल वक्त देखकर, टाइम देखकर, एनवायरनमेंट को देखकर वो ग्रोयर्स ऐसे उसको डिजाइन मतलब इसको इस तरह से वो लेते हैं कि एक सीजन में हमको फ्रूट निकालना है। तो इसको बोलते हैं रेस्टिंग और रूट एक्सपोजर। ये जो प्लांट की रूट होती है, रूट को एक्सपोज कर देते हैं बाहर, तो इसको बोलते हैं बाहर ट्रीटमेंट। बाहर मतलब क्या? अ, मतलब जो मानसून जो आता है, क्या बोलते हैं इसको, जिसको मौसम बोलते हैं हिंदी में, मौसम का ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, इज गिवन इन द डेक्कन रीजन। ये डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट तरह से होती है। ये मेथड पे क्या किया जाता है, रूट्स ऑफ द प्लांट्स आर एक्सपोज टू सॉइल। रूट के जो चारों तरफ सॉइल होते हैं, वो सॉइल को निकाल के रूट को एक्सपोज किया जाता है सन के लिए। इसके जो 7 to 10 सेंटीमीटर सॉइल को 640 to 60 सेंटीमीटर रेडिएशन, प्लांट के 40 to 60 सेंटीमीटर रेडिएशन में प्लांट के ऊपर से 7 to 10 सेंटीमीटर के सॉइल को निकाला जाता है। वाटर इज विथहेल्ड, उसमें वाटर को विथहेल्ड मतलब इरिगेशन वगैरह ये सब नहीं किया जाता एक मंथ के लिए। फ्लावरिंग जब होता है उससे पहले ये सब कर दिया जाता है, जिसके वजह से वाटर स्ट्रेस हो जाती है, क्योंकि रूट एक्सपोज हो गई सन के लिए और उसको पानी भी नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस हो जाएगी, लीव्स भी वगैरह भी विल्टिंग हो जाएगी और धीरे धीरे ग्राउंड में फॉल कर जाएगी। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है, रूट्स आर अगेन, ये स्टेज जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज खत्म हो जाएगी, मतलब फ्लावरिंग स्टेज की सीजन खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या करते हैं, एक मिक्सचर ऑफ सॉइल एंड फार्म मेड मैन्योर को मिला के इस रूट को फिर से कवर किया जाता है और इमीडिएटली उसको इरिगेट किया जाता है। ठीक है, सब्सिक्वेंट इरिगेशंस आर गिवन एट सुइटेबल इंटरवल्स, जो जितने वक्त के बाद इरिगेशन करना चाहिए तो उसी इंटरवल से इरिगेशन भी अच्छा खासा किया जाता है, जिसके वजह से प्लांट्स गिव न्यू वेजिटेटिव ग्रोथ, प्रोड्यूस फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ठीक है, उसके बाद पेड़ में अच्छे खासे लीव्स आ जाएंगे, फिर फ्लावरिंग आ जाएगी, उसके बाद फ्रूटिंग भी अच्छी खासी आ जाएगी। आज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज ए प्रॉब्लम इन सेंट्रल, ये डेक्कन रीजन में ज्यादातर फॉलो किया जाता है इसी तरह से। सेंट्रल इंडिया में वाटर की एक प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग अप्रैल में, क्योंकि बहुत खरा धूप ज्यादा होती है तो सूख जाती है पानी वगैरह, तो फार्मर क्या करते हैं, मृग बहार को फॉलो करते हैं। ठीक है, इस बार को यहाँ पे फॉलो किया जाता है, सो दैट प्लांट्स आर फोकस्ड टू रेस्ट इन अप्रैल में। अप्रैल मई में प्लांट को इतना इरिगेट नहीं किया जाता, सन एक्सपोजर में इस फ्लावरिंग को पोस्टपोन किया जाता है, एंड नो वाटर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड। प्लांट्स पुट फोर्थ न्यू वेजिटेटिव ग्रोथ फॉलोड बाय, जब जुलाई अगस्त उसके बाद जून फ्लावरिंग के बाद ये टाइम मतलब ये टाइम निकल जाता है, तो उसके बाद जुलाई अगस्त में धीरे धीरे फ्लावरिंग आती है, फिर फ्रूटिंग आती है ड्यूरिंग कमिंग सीजन में। तो हस्त बहार में उनका फ्रूटिंग सीजन आ जाती है, फ्रूट अच्छी खासी डेवलप हो जाती है। ठीक है, रेस्टिंग ट्रीटमेंट इज नॉट फिजिबल इन नॉर्थ इंडिया एज मैंडरिन प्लांट्स नॉर्मली रेस्ट इन विंटर एंड फ्लावर वंस ईयर। लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्या होती है, ज्यादा ठंडाई होती है, वहां पे विंटर में ऐसे ही प्लांट रेस्ट कर लेती है, वहां पे साल में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, फ्रूट होती है। तो ये जो बाहर ट्रीटमेंट है ये पर्टिकुलरली सेंट्रल इंडिया एंड डेक्कन रीजन में ज्यादातर फॉलो किया जाता है। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स के बारे में हर एक, जैसे कि हमने पिछले 2 फ्रूट्स के बारे में बात किए, उनमें बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट भी लगते हैं और डिजीजेस भी लगते हैं। इंसेक्ट पेस्ट की अगर हम बात करें तो सिट्रस ब्लैक फ्लाई, सिट्रस साइला, सिट्रस लीफ माइनर, बार्क ईटिंग कैटरपिलर, मिलीबॉग, सिट्रस अफिड, सिट्रस थ्रिप्स, फ्रूट फ्लाई, माइट्स, ये सारे चीजें इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं सिट्रस फ्रूट में। तो इसको अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो स्प्रेइंग विथ इंसेक्टिसाइड जैसे कि मोनोक्रोटोफॉस, फोसलन, डाइमिथोएट, देन फॉस्फामिडन, क्विनालोफॉस एक्सेट्रा, और फेरोमोन ट्रैप्स, जिसको आप फिजिकली आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑर्गेनिकली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पेस्ट। अगर पेस्ट इन्फेस्टेशन खूब कम लगा है तो आप ऑर्गेनिक तरीके से जा सकते हो, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरीके भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुके हूँ, तो आप वो वीडियो देख सकते हो किस तरह से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। या फिर अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन है तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड की
यूज़ करनी पड़ती है। तो अगर आईपीएम की मेजर्स आप लोगे तो काफ़ी इफेक्टिव तरीके से मेजर्स हो सकते हैं। डिजीजेस की अगर हम बात करें, सिट्रस कैंकर, ट्विग ब्लाइट, गुमसी, स्टैम्पिंग ऑफ रूट रॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, कोला रट, ये सारी चीज़ें लगते हैं सिट्रस फूड में। द जो इसके मेजर्स आप अगर करें तो रिडोमिल MZ72 यूज़ कर सकते हैं, बाविस्टिन, बेनोमिल, ये सारी चीज़ों आप यूज़ कर सकते हैं डिजीजेस के लिए, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में करें तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और नेसेसरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हार्वेस्टिंग। हमारा फ्रूट अभी ग्रो हो गया है और अभी वक्त हो गया है हम उसको हार्वेस्ट करेंगे। फ्रूट्स आर हार्वेस्टेड व्हेन दे अटेन फुल साइज, जबकि उसकी साइज फुल हो जाए, अट्रैक्टिव कलर हो जाए, ऑप्टिमम शुगर कंटेंट, एसिड ब्लेंड उसमें आ जाए, तो आपको हार्वेस्ट करनी है। फ्रूट शुड बी हार्वेस्टेड प्रिफरेबली विथ क्लिपर। जो क्लिपर होती है फ्रूट्स हार्वेस्ट करने के लिए, उसमें आप हार्वेस्ट कर सकते हो। सीयर्स या फिर सिकेचर में आप फ्रूट हार्वेस्ट कर सकते हो। मैंडरीन शुड नॉट बी हार्वेस्टेड इन वेट वेदर और ड्यूरिंग रेन्स। अगर मानसून चल रहा है, बारिश हो रही है, उस सीजन में आपको मैंडरीन को हार्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मैंडरीन स्टार्ट बियरिंग फ्रॉम द 4th ईयर। मैंडरीन जो है पर्टिकुलरली आता है विंटर सीजन में, सबसे ज़्यादा बिकता है उस टाइम पे। ये 4th सीजन ऑनवर्ड ग्रो करना, बियर करना स्टार्ट करता है, बट सब्सटेंशियल यील्ड होती है, कैन बी एक्सपेक्टेड 6th ईयर ऑनवर्ड सबसे ज़्यादा यील्ड देता है, ठीक है। इसका जो प्रोड्यूस होता है 500 से 800 फ्रूट्स आफ्टर अबाउट 9 to 10 ईयर्स। एक पेड़ से आप लगभग इतना फ्रूट्स निकाल सकते हो 9 to 10 ईयर्स के बाद। However, its plant attain the level of full bearing at the age of 10 to 12 years. The net productive lifespan of mandarin orchards after deducting the first 5 pre-bearing is only 15 to 20 years. ठीक है। मैंडरीन ऑरेंजेस जनरली हैव ए शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड। ये जो मैंडरीन ऑरेंजेस है इसको आप कम वक्त के लिए रख सकते हो कंपेयर टू स्वीट ऑरेंज। स्वीट ऑरेंज थोड़ा कम्पैक्ट होती है ना, टाइट होती है, वो ज़्यादा देर तक रहती है, लेकिन ये थोड़ा मॉइस्चर होल्ड करके खराब हो जाती है। और इसका थोड़ा जो टिपिकली आप हायर यील्ड पर ट्री देन स्वीट ऑरेंज, लेकिन स्वीट ऑरेंज से ज़्यादा यील्ड मैंडरीन ऑरेंज देती है और इसकी एवरेज यील्ड होती है 4.8 टन्स पर एकड़, ठीक है। और हार्वेस्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्रेडिंग करेंगे। आपको पता है ग्रेडिंग कैसे होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द साइज को डिपेंड करके, कलर को डिपेंड करके, अट्रैक्टिव कलर है तो इसको एक तरह की ग्रेडिंग किया जाता है, साइज अगर डिफरेंट साइज है एक साइज को एक तरह से ग्रेड किया जाता है, ठीक है। जो ऑब्लंग होता है, हाई कलर्ड, इमेच्योर, पफी, ब्लेमिश्ड, डिफॉर्म्ड, डीप ग्रीन कलर्ड और ब्रूइस्ड है, डिजीज है, इसको रिमूव किया जाता है। इस तरह से ग्रेडिंग किया जाता है। उसके बाद इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। ग्रीन एंड फुली राइप फ्रूट्स कैन बी स्टोर्ड इन इवापोरेटिव कूल चैम्बर, जिसमें 8 to 10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन होता है और 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 weeks इसको स्टोर किया जाता है आफ्टर पोस्ट हार्वेस्ट ट्रीटमेंट विथ बाविस्टिन। बाविस्टिन में इसको यूज करके क्योंकि केमिकल अगर ट्रीटमेंट नहीं करोगे तो डिजीज लग सकता है, पेस्ट लग सकता है, तो इसको इसी तरह से स्टोर किया जाता है। फिर पैकिंग करते हैं। हार्वेस्टेड फ्रूट्स आर यूजुअली वॉश्ड विथ, उसको क्लोरीन के पानी में उसको वॉश किया जाता है अच्छी खासी, और उसके आफ्टर रिमूविंग द सरफेस वाटर दे आर कोटेड विथ स्टे फ्रेश हाई साइन वैक्स। आपको पता है आजकल जितना भी फ्रूट्स आता है उसके ऊपर एक साइन वैक्स दिया जाता है, एप्पल में भी, ऑरेंज में भी, मैंगो में भी। तो ये सारी चीज़ें होते रहते हैं और उसमें बाबिस्टिन को भी डाला जाता है ताकि डिजीज फ्रूट पेस्ट वगैरह ना लगे। और उसके बाद फाइनली ड्राइड एट 500 to 550 डिग्री सेल्सियस में इन टॉनल ड्रायर में। उसके बाद फ्रूट्स आर यूजुअली पैक्ड इन वुडन बॉक्सेस में उसको पैक किया जाता है डिस्टेंस मार्केट के लिए। वाइल लोकल मार्केट के लिए आप स्प्लिट बाम्बो में बास्केट में ले सकते हो एंड मॉलबेरी आर यूज्ड। चॉप्ड स्ट्रॉ एंड ड्राई ग्रास आर मोस्टली यूज फॉर पैडिंग। तो जो बास्केट के नीचे आप देखे होंगे थोड़े थोड़े स्ट्रॉ वगैरह रखे होते हैं या फिर ड्राई ग्रासेस रख के उसके ऊपर फ्रूट्स वगैरह रखते हैं ताकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो, ठीक है, मॉइस्चर होल्ड ज़्यादा ना हो। इस तरह से करके वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो फाइनली हमारा ऑरेंज कल्टीवेशन हो गया है, हार्वेस्ट हो गया है, स्टोरेज, पैकेजिंग, ग्रेडिंग सब कुछ हो गया है, मार्केटिंग भी हो गया है। अब हम देखेंगे कि
गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या-क्या लिया गया है ऑरेंज कल्टीवेशन को लेकर। देखिए, ये जितने सारे मैंने स्कीम के बारे में कहा है या फिर इनिशिएटिव के बारे में कहा है, लिखा है यहाँ पे, वो सब कुछ बनाना के बारे में भी सेम था लगभग, बहुत सारी चीज़ जगह पे, और मैंगो में भी सेम था। तो ये सारे कॉमन है, थोड़ा-थोड़ा आप इसमें बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एमआईडी, जिसके बारे में बनाना भी हम पढ़े थे। ये फाइनेंशियल असिस्टेंट देता है फॉर ऑरेंज कल्टीवेशन, इंक्लूडिंग नर्सरी डेवलपमेंट, प्लांटिंग मटेरियल, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब के लिए फाइनेंस असिस्टेंट करता है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ये तो हॉर्टिकल्चर के जितने सारे फ्रूट्स है उसके लिए वो सब्सिडी वगैरह ऑफर करता है फार्मर्स को ऑन इरिगेशन, फर्टिलाइजर एंड स्टोरेज फैसिलिटीज। ये इसको आप सिर्फ याद रखनी है इस इंस्टीट्यूट को, और यहाँ पे फ्रूट्स के नाम पे अब जो भी फ्रूट्स डाला गया है ना, क्वेश्चन दिया गया है, उस फ्रूट्स को नाम पे यहाँ पे सिर्फ डालना है आपको। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये भी तो सेम था, सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग ऑरेंज कल्टीवेशन थ्रू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एंड फार्मर ट्रेनिंग। ठीक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें क्या होगा, सिंचाई मतलब माइक्रो इरिगेशन को इसमें प्रमोट किया जाएगा, जो कि ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम टू इम्प्रूव वाटर एफिशिएंसी इन ऑरेंज फार्मिंग। फिर सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ये मैकेनाइजेशन के ऊपर, मशीनरी के ऊपर सब्सिडी देगा, इक्विपमेंट के ऊपर सब्सिडी देगा, जो कि ऑरेंज कल्टीवेशन सच एज स्प्रेयर, प्रूनिंग टूल्स, इसके ऊपर ये सब्सिडी देगा। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक ऑरेंज फार्मिंग के ऊपर प्रमोट किया जाएगा विद फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर ऑर्गेनिक इनपुट्स एंड सर्टिफिकेशन। ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर नागपुर ऑरेंज, ये एक एक्स्ट्रा है, जिसमें एनहांसिंग ब्रांडिंग एंड मार्केट वैल्यू ऑफ नागपुर ऑरेंजेस, इंप्रूविंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम, ये तो सेम है हर एक फ्रूट में। फैसिलिटीज, ये ऑनलाइन ट्रेडिंग को प्रमोट करेगा, जो कि यहाँ पे ऑरेंज है, ensuring better price realization for farmers। एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका नाम है अपेडा, ये भी सेम है हर एक फ्रूट में। प्रोवाइड्स, जो कि एक्सपोर्ट सपोर्ट को प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी कंट्रोल, मार्केट लिंकेज फॉर इंडियन ऑरेंज इन ग्लोबल मार्केट। फिर लास्टली जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी स्कीम, जो है लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन्स प्रोवाइड करेगा फार्मर्स को, जो कि अरेंज करते हैं फॉर परचेजिंग इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड इक्विपमेंट। ठीक है। तो कितना इजी है, तो हर एक स्कीम को आपको याद रखनी है। इस स्कीम को, ये कॉमन स्कीम है, लगभग हर एक फ्रूट में यूज किया जाएगा, और सिर्फ आपको नाम यहाँ पे डालना है, ऑरेंज फार्मर, ऑरेंज फार्मर, ऑरेंज फार्मिंग। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला ऑरेंज वाला टॉपिक खत्म होता है, फिर हम नेक्स्ट मेजर फूड के साथ आएंगे। तो तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।